हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों को। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत की प्रमुख नदियों को देखा था। आज हम लोगों ने दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को देखना है। दक्षिण भारत की नदियां एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए एक एक करके सभी दक्षिण भारत की नदियों को देखते हैं। सबसे पहले आती है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1213 किलोमीटर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। ये नदी विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और भारतीय नदियों में अगर बात करें तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। डेल्टा और ज्वार नदमुख के बीच का अंतर हमारे लिए समझना जरूरी है। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब कोई नदी शाखाओं में बंटकर महासागर से मिलती है, और एस्चुरी का निर्माण होता है जब नदी की मुख्य धारा ऊंचाई से सीधे समुद्र में मिलती है। फिलहाल नर्मदा नदी भी एस्चुरी का निर्माण करके खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। इसकी सहायक नदियों का नाम भी आपने याद रखना है। नर्मदा की ही सहायक नदियां हैं हिरान, कोलार, उरी, बंजर, टावा। दक्षिण भारत की अगली प्रमुख नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो पूर्णतः भारत में ही बहती हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्रियंबक गांव से होता है, यानी त्रियंबक गांव में इसका उद्गम होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजरी, सबरी इत्यादि। अगली नदी है कृष्णा। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पास होता है। पश्चिमी घाट, जिसे हम सियादरी के नाम से जानते हैं, ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। तो इन सभी का आपने नाम याद रखना होगा। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं सहायक नदियों से। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का उद्गम कर्नाटक में तुंगा और भद्रा नदी के संगम से होता है, और इसी कारण इसका नाम तुंगभद्रा पड़ा है, इन्हीं दो नदियों के नाम से। ये कृष्णा नदी से आंध्र प्रदेश के संगमेश्वर गांव में मिलती है। तुंगभद्रा पर बनाया गया है तुंगभद्रा बांध, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और तुंगभद्रा बांध पे जो सागर बनाया गया है उसे हम पंपा सागर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की अगली प्रमुख नदी है कावेरी। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कर्नाटक का प्रसिद्ध जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी नदी पर ही स्थित है, यानी शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पर स्थित है। ये नदी तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है महानदी। इसकी लंबाई है 815 किलोमीटर। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर में होता है। कर्नाटक के समीप ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि महानदी उड़ीसा में बाढ़ का कारण बनती है। इसीलिए बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है।
अगली नदी आती है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से होता है। ताप्ती नदी सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती भी नर्मदा की तरह एस्चुरी का ही निर्माण करती है। अगली नदी आती है माही। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। माही का मूल स्रोत मेहंद झील है, यानी मेहंद झील से माही का उद्गम होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो माही नदी गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी पर ही बांसवाड़ा या बजाज सागर बांध बनाया गया है। अगली नदी है लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर के पास अमरावती पर्वत श्रृंखला से होता है। लूनी नदी थार रेगिस्तान और कच्छ के मैदान से होकर बहती है। लूनी की खासियत है कि इसका जल लवणीय है, यानी नमकीन है। कच्छ के रण में जब ये बहती है तो इसका जल धीरे धीरे लवणीय होता जाता है। कच्छ के रण में ही अत्यधिक गर्मी के कारण इसका जल वाष्पीकृत हो जाता है और ये कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है, यानी मिल जाती है। इस कारण यह भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है, जिसे भूबद्ध नदी भी कह सकते हैं, यानी ये नदी महासागर से नहीं मिल पाती और कच्छ के मैदान में ही खत्म हो जाती है। अगली नदी है साबरमती। इसका उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वत पर स्थित जयसमंद झील से होता है और मैंने आपको बताया था जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के 2 प्रमुख शहर गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। ये नदी गुजरात में ही खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हम लोगों ने दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों को देख लिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। नदियां जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं वो है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। पेरियार मैंने आपको बताया था, पेरियार नामक का एक झील है केरल में और यहीं से उद्गम होता है पेरियार नदी का भी, जो कि केरल में स्थित है। ये तीनों नदियाँ यानी नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इनके अलावा जो भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और कई सारी नदियां देश में बाढ़ का कारण बनती हैं। इस कारण से इनको कई उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि बिहार का शोक कहलाती है कोसी, बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर, झारखंड का भी शोक कहलाती है दामोदर, उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी और असम का शोक कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो कि भारत में बहती है, यानी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा और भारत में स्थित सबसे गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्रा। तो बस इन सभी फैक्ट्स को आपने याद रखना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टेक केयर।